नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का वीडियो है, जहां हम लोग बंगाल विजय अर्थात बंगाल विजय में हम लोग बक्सर और प्लासी के युद्धों को देखेंगे कि यह युद्ध किस कारण से होते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं भारतीय इतिहास में, यह भी समझेंगे। और यह भी देखेंगे कि उस समय तत्कालीन बंगाल का भारत में कैसा स्थान था, या हम कहें बंगाल की स्थिति मुगल शासनकाल के दौरान कैसी रही, यह भी देखेंगे। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलते हैं आज के अपने टॉपिक बंगाल विजय, अर्थात जहां हम लोग पहले बंगाल विजय में पहले हम लोग बंगाल की परिस्थिति को देखेंगे कि बंगाल की तत्कालिक परिस्थितियां कैसी थीं। तो जब हम बंगाल की तत्कालिक परिस्थितियों की बात करें तो उस समय अर्थात उत्तर मुगल काल के दौरान बंगाल भारत का एक ही बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था। आज का जो बिहार, पश्चिम बंगाल अर्थात बंगाल भी लेते हुए पश्चिम बंगाल में, और उड़ीसा का जो सेक्टर है यह आता था तत्कालीन बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत। और यह मुगल शासनकाल का बहुत ही, चाहे हम कहें कृषि के क्षेत्र में कहें या हम कहें उद्योग धंधे के क्षेत्र में, यह क्षेत्र बहुत ही विकसित था। इसी विकासपन के कारण या हम कहें बहुत ज़्यादा विकसित होने के कारण ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उसने क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया, तो जब उसने बंगाल पे अपनी नज़र दौड़ाई तो उनका मेन मोटिव यही था कि यदि हमारा नियंत्रण बंगाल के क्षेत्रों पे हो जाता है, तब हम जो एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में उनका मोटिव था, उसमें बहुत ही हम कहें एक सकारात्मक प्रयास होगा कि हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाएंगे। ऐसा सोचना था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का। और होता क्या है, जब उसने एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम बढ़ाया, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दो युद्धों को हम देखेंगे, जहां पहले प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। इन युद्धों के ही परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ब्रिटिश या हम कहें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने ना केवल बंगाल पर एकाधिकार कर लिया, बल्कि जो वहाँ के सारे राजनीतिक कहें या हम कहें आर्थिक जितने भी मुद्दे थे, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह युद्धों में विजय के परिणाम स्वरूप हासिल होता है। वह युद्ध चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर निरंतर क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं, तो हमारा मेन प्रयास यही है कि जो टॉपिक अध्ययन किया जाए उससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को देखा भी जाए, और साथ ही साथ उस टॉपिक को गहनता के साथ साथ सूक्ष्म विश्लेषण उस टॉपिक का किया जाए। ठीक है, तो जब पहले युद्ध की बात करेंगे हम लोग, प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को कलकत्ता के निकट लड़ा जाता है। यह युद्ध कौन सा? प्लासी का एक क्षेत्र था भगीरथी नदी के किनारे अर्थात भगीरथी नदी के पूर्वी तट पर एक क्षेत्र था प्लासी, जहां एक युद्ध लड़ा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन थे? तो बंगाल के नवाब के मध्य। ठीक है, यह युद्ध जो प्लासी का युद्ध था, यह बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। और साथ ही साथ यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जो बंगाल के नवाब थे, उनके साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनका साथ दे रही थी। लेकिन इस युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे, इनके ही एक सेनापति के द्वारा, जो प्रधानमंत्री हम कहें या हम कहें इनके मुख्य सिपह सलाहकार के एक विश्वासघात के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में विजयी हो जाती है। और विजय के परिणाम स्वरूप बंगाल के क्षेत्र पर उसका नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्लासी का युद्ध की बात करें हम लोग, तो 23 जून 1757 डेट आप लोग देखें तो 23 जून 1757 में कब? 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात EIC, 60 में हम लोगों ने EIC लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य
बंगाल के प्लासी भगीरथी नदी के किनारे प्लासी के क्षेत्र में या प्लासी के मैदान में एक युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में चूंकि जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, तत्कालीन बंगाल के नवाब थे, इनके ही मंत्री थे जिन्होंने, या हम कहें प्रधानमंत्री थे, या हम कहें इनके मुख्य सिपह सलाहकार थे, जिनके आघात या प्रतिघात के कारण, या हम कहें विश्वासघात के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल के नवाब से इनके ही मंत्री ने विश्वासघात कर दिया और इनका साथ दे दिया, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे दिया, तो किसकी विजय हो जाती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और विजय के परिणामों की हम लोग बात करें तो यह पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में प्रयास था, उसमें बहुत ही अच्छा हम कहें एक प्रयास होता है, या हम कहें सकारात्मक प्रयास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में, या हम कहें जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ाती है, तो भारत, जो तत्कालीन भारत था, यह गुलामी की दास्ता में अपना पहला कदम बढ़ाता है। अर्थात इस युद्ध में ही हार के बाद भारत पे ब्रिटिश शासन का एक जो हम कहें प्रभाव का दौर है वह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, हमने पहले देखा प्लासी का युद्ध, एक जनरल इंट्रोडक्शन कैसे रहा, कौन कौन ने, किन किन लोगों ने युद्ध में भाग लिया और कैसे इसका परिणाम क्या होता है, अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह विजयी हो जाती है इस युद्ध में। अब हम लोग अगले पॉइंट में परिणामों की चर्चा करेंगे। पहले भी हम लोगों ने देख लिया है क्या कि जो बंगाल का सेक्टर था, जिसमें आज का बिहार और ये अपना उड़ीसा और जो बांग्लादेश है, ये क्षेत्र आ जाते थे तत्कालीन बंगाल में। तो जो बंगाल क्षेत्र था यह मुगल शासनकाल का सबसे हम कहें धनवान क्षेत्र था, या हम कहें सबसे प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो हम कहें नज़र थी यह इसी क्षेत्र पर थी, और जिस पे विजय के परिणाम स्वरूप उनका जो एक प्रभुत्व का दौर स्टार्ट हो जाता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि परिणाम क्या होते हैं इस युद्ध के। तो सर्वप्रथम जब हम लोग परिणामों की बात करें तो क्या होता है, पहले बंगाल पर जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इस युद्ध के ही बाद, अर्थात इस युद्ध में विजय के पश्चात ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम बढ़ा दिया क्या, भारत पर, या हम कहें उस समय के जो बंगाल का क्षेत्र था उस पर एक अधिकार किसका हो जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार उस समय हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग, चूंकि यह इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप, अर्थात इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप जो जितने धन प्राप्त होते हैं वह धन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश ले जाना प्रारंभ कर दिया। तो यह पहला ही ऐसा युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप, इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से धन निकालना या धन निष्कासन का जो क्रम है वह बराबर चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप प्राप्त धन से, या हम कहें प्राप्त जो संपदा थी, उसी संपदा से इन लोगों ने, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समृद्ध, या हम कहें सैन्य शक्ति बनने का या बनाने का जो एक पैसा मिलने के बाद क्रम है वह भी स्टार्ट हो जाता है इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप, अर्थात प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके साथ युद्ध में भाग ले रही थी। लेकिन इसमें इनकी सेना, अर्थात जो बंगाल के नवाब थे, इनकी सेना तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इनके जो मंत्री थे, इनके विश्वासघात के कारण, चूँकि मंत्री के या हम कहें सेनापति के ही नेतृत्व में सेना प्रतिभाग करती है युद्ध में, तो इनके जो मंत्री थे ये रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं, और मिलने के परिणाम स्वरूप जो पूरी सेना, इनकी जो शक्ति थी उसको मैदान में नहीं उतारते हैं, और बहुत छोटी सी सेना मैदान में जाती है और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के सामने पराजित हो जाती है। ठीक है, तो यह रहा, हम लोगों ने देख लिया प्लासी का युद्ध कैसे क्या था। चूँकि बहुत सूक्ष्म नज़र से हम लोगों ने देखा कि प्लासी का युद्ध कैसे क्या हुआ था। अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत विस्तृत टॉपिक हो जाता है कि प्लासी का युद्ध लगभग 30-40 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में वीडियो समझने का प्रयास करेंगे। सभी वीडियो में हमारा प्रयास है कि छोटे से छोटा वीडियो आपके सामने रखा जाए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए
हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि भगीरथी नदी के पास नदिया जिला में यह युद्ध लड़ा गया था। कहाँ? प्लासी का युद्ध। अगर कभी भी आ जाए कि प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो बंगाल के भगीरथी नदी के नदिया जिले में यह लड़ा गया था, अर्थात भगीरथी नदी के पूर्वी सेक्टर में, पूर्वी क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने उससे पहले, चूंकि इस युद्ध का मेन कारण जो था वह बंगाल की जो प्रभुत्वता थी, या हम कहें जो एक शक्तिशाली बंगाल था, या हम कहें आर्थिक रूप से, या हम कहें जो एक समृद्ध वहाँ के जो वस्त्र थे, या हम कहें वहाँ के जो चूँकि वस्त्र ही वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस थे और वहाँ का नमक उस समय बहुत फेमस था, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो एक लालच भरी नज़र जब अंग्रेज़ों की वहाँ पड़ती है उस क्षेत्र में, तब उन्होंने प्लासी का युद्ध जैसा एक भयानक युद्ध लड़ने की एक जो रणनीति है उन लोगों ने बनाया। ठीक है, किसने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो प्रिय साथियों, हम लोगों ने अब तक देख लिया प्लासी का युद्ध। अब आते हैं हम लोग बक्सर के युद्ध में, जो कि 22 और 23 अक्टूबर को बक्सर के मैदान में लड़ा जाता है। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, या हम कहें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बक्सर का युद्ध क्या था और इसके क्या परिणाम हुए। चूँकि बक्सर और प्लासी के युद्ध में अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इससे ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन परिणामों से आते हैं, अर्थात क्या परिणाम निकले और परिणामों में जो मुख्य बिंदु हैं वह भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में क्या क्या परिणाम हुए हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग बक्सर के युद्ध में, अर्थात बक्सर का युद्ध क्या था। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर को बक्सर के मैदान में 1764 में लड़ा गया। कब? आपको डेट याद रखनी है, 1764 में बक्सर के मैदान में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया? तो दो नेतृत्व, या हम कहें दो समूह था, एक पक्ष इस तरफ, एक पक्ष इस तरफ। इस तरफ था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, और इस तरफ था 3 लोगों की संयुक्त सेना, अर्थात तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ अवध के नवाब थे, और साथ ही साथ अवध के नवाब। तो 3 लोगों की संयुक्त सेना इस तरफ थी, और 1 लोगों की सेना अर्थात हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना इस तरफ। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में भी क्या होता है कि जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, यह अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, और अवध के नवाब तो युद्ध करते रहते कुछ दिनों तक, लेकिन बहुत बुरी तरह तीनों लोगों की संयुक्त सेना पराजित होती है बक्सर के मैदान में। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे क्षेत्रों की दीवानी और राजस्व संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे प्रिय साथियों। तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना, और उनके सामने थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। और यह बक्सर के मैदान में यह लोग आमने सामने होते हैं, और इस युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और जीत के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे क्षेत्रों के दीवानी और राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि चूंकि इसके मुख्य परिणाम की बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में जो उनका प्रयास कंटिन्यू चल रहा था, उसमें एक हम कहें हीरे के रूप में जड़ा जाता है बक्सर के युद्ध में विजय को। चूँकि प्लासी के युद्ध में तो इनकी विजय हो जाती है, लेकिन जो एक हम कहें सुखद जो परिणाम आते हैं वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बक्सर युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप आते हैं। उसके बाद इलाहाबाद की संधि क्या थी वह भी हम लोग देख रहे हैं। तो परिणामों की हम लोग बात करें, हम लोगों ने देख लिया क्या कैसे होता है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे बंगाल के नवाब, और शाह आलम द्वितीय थे उस समय मुगल बादशाह भारत के। ठीक है, इन लोगों की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध लड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग परिणाम क्या हुए। तो दीवानी और राजस्व संबंधी अधिकार तो प्राप्त हो जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अपार धन की प्राप्ति होती है। चूंकि 3 लोगों की संयुक्त सेना
से जब युद्ध किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसके परिणाम स्वरूप जब विजयी होती है तो धन की बहुत ही ज़्यादा अपार धन की प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यह समृद्ध शक्तिशाली क्षेत्र था, अर्थात धन और संपदा के मामलों में यह क्षेत्र अर्थात अवध का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र और साथ ही साथ मुगल बादशाह के नेतृत्व में जो क्षेत्र था उसमें अपार धन संपदा थी। उस पे अर्थात युद्ध के परिणाम स्वरूप अपार धन की प्राप्त होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का दौर जो था वह बढ़ने लगता है, अर्थात एक दौर स्टार्ट होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करने का अपना जो एक उनका लक्ष्य था उसको धीरे धीरे फुलफिल करने का प्रयास जारी रखा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इलाहाबाद की संधि। चूंकि इलाहाबाद की संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1765 में जब यह दो माध्यमों से हम लोग समझेंगे, एक तो इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ होती है और एक शाह आलम के साथ होती है। ठीक है, एक तो शुजाउद्दौला अर्थात अवध के नवाब के साथ होती है और एक मुगल बादशाह शाह आलम के साथ होती है। तो किसके द्वारा होती है, हम कहें किसके साथ यह संधि होती है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके और अवध के नवाब और मुगल बादशाह के मध्य एक संधि होती है 1765 में। कब? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, आपको याद रखना है 1765 में इलाहाबाद की संधि। प्रिय साथियों, उसके बाद क्या होता है 1765 में, चूंकि अवध के नवाब के साथ अलग संधि होती है, इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब के साथ अलग संधि होती है और शाह आलम के साथ अलग संधि होती है। तो उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख रहे हैं। क्या होता है, जब 50 लाख भुगतान के रूप में देना पड़ा किसको, अवध के नवाब को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख भुगतान के अर्थात जो युद्ध में क्षति होती है उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से पैसे की मांग की और 50 लाख इनको भुगतान करना पड़ा। किसको? शुजाउद्दौला को, अर्थात किसको? अवध के नवाब को। ठीक है, उसके बाद बनारस के जो जमींदार थे बलवंत सिंह, इनको उनकी संपत्ति को वापस कर देती है। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस के एक जो जमींदार थे, कौन? बलवंत सिंह, इनको उनकी जमीन जो संपत्ति थी उसको वापस कर दिया। ठीक है, और इलाहाबाद और कांगड़ा का जो क्षेत्र था उसने अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुजाउद्दौला से किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, किसको? जो इलाहाबाद और कांगड़ा का क्षेत्र था इसको शुजाउद्दौला से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको दे दिया? शाह आलम अर्थात तत्कालीन मुगल बादशाह को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि के क्या तथ्य थे और साथ ही साथ शाह आलम के साथ जो संधि होती है इलाहाबाद की ही, उसके क्या तथ्य थे उसको हम लोग देखें। तो बादशाह EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगते हैं, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को अपने संरक्षण में इलाहाबाद में रख दिया। ठीक है, उसके बाद 26 लाख वार्षिक उनको पेंशन दे जाने लगती है। किसको? जो मुगल बादशाह थे शाह आलम। ठीक है, और साथ ही साथ 53 लाख देने की बात करती है ईस्ट इंडिया कंपनी किसको? शाह आलम को, कि हमको अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 53 लाख आप रुपया दे दीजिए, हम आपको सैन्य और क्या, सैन्य पुलिस जैसे विभागों की नियुक्ति करके आपकी रक्षा की जाएगी। किसकी? तो सैन्य और रक्षा और पुलिस जैसी व्यवस्था आपको दी जाएगी। किसको? शाह आलम को। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इस प्रकार प्रिय साथियों, जो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है वह अवध के नवाब के साथ अलग रूप में होती है और शाह आलम अर्थात मुगल बादशाह के साथ अलग रूप में होती है। उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग चूंकि प्रिय साथियों पहले हम लोगों ने प्लासी के युद्ध को देखा, क्या कैसे परिणाम अर्थात क्या परिणाम निकलते हैं उस युद्ध के और क्या कारण थे उस युद्ध के, यह भी हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ बक्सर का युद्ध भी हम लोगों ने देखा कि क्या होता और क्या कारण था और क्या परिणाम निकला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया क्या इलाहाबाद की संधि क्या थी। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थात बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप यह संधि होती है इलाहाबाद की संधि। आपको डेट याद रखना है 1765 में। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चूंकि हम लोगों ने अब तक जितना हमको समझना था समझ लिया हम लोगों ने। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।